गर्ल्स आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमारी क्लास 11 o'clock से स्टार्ट होनी है, तो अभी थोड़ी टाइम है, तो वी स्टार्ट एट 11. ओके, लेट एवरीबॉडी जॉइन, देन आई विल स्टार्ट. ओके मैम। गाड़ी में लगा लगा अटेंड कर ले, कर सकते हैं। पढ़ा रही ना वो। अरे आप कुछ आधा भी कहाँ से बोल देती है। आती होंगी। देख मैंने भेज दी हूँ। हाँ मैं, तू भी तो जॉइन हो। माइक ऑफ।
Okay, good morning everyone. I hope everybody has joined the class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. आप लोग सब लोग चैट में एक बार अपना नाम या फिर प्रेजेंट लिख देना so that I can record the attendance from that. Okay. Yes, ma'am. Can you all see the presentation? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, so let's start. Today we will study the nature of entrepreneurship. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कवर किया था. ठीक है, आज आप लोग सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो. ठीक है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. जब भी आपको कुछ पूछना है तब बस अपना माइक कर लेना. ओके, ऑन. इसका भी माइक नहीं साले हैं. बहुत हंगामा हुआ है. कौन है बेटा, देख के जरा बताओ कौन है. मुस्कान पटेल, शिवानी ताम्रकर मैम. हाँ, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ करिए. क्या हंगामा मचा हुआ है. ओके, चलिए. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज, अब देखो जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं पहले भी, these will be repetitions, these may be repetitions of those points. ठीक है, तो ये नहीं सोचना है हमें कि ये बार बार एक ही पॉइंट पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए नेचर या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं उसको, और तब हमने उसे एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ठीक है ना. सो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन हम अलग तरह से करेंगे उसका. चलो, सो starting with first point, risk bearing spirit. So characteristics of entrepreneurship, या हम कह सकते हैं एक entrepreneur में क्या क्या characteristics या उसका नेचर किस टाइप का होना चाहिए, या जो एक्टिविटी है जिसे हम entrepreneurship कहते हैं उस एक्टिविटी का नेचर किस तरह का होना चाहिए, that will be explained in these points. So first of all, the most basic requirement is रिस्क बेयरिंग स्पिरिट. ठीक है, रिस्क हमने पहले भी डिस्कस किया है. क्या होता है रिस्क? अनसर्टेन एक्टिविटी जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को जब हम एज अ चैलेंज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो हर एक एंटरप्रेन्योर में रिस्क बेयरिंग स्पिरिट होना चाहिए. नेक्स्ट है एबिलिटी टू इनोवेट. अब हमने इनोवेशन की भी बात की है कि इनोवेशन क्या होता है. टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन, नीड न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट या न्यू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू वे ऑफ सेलिंग. ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करना ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है. ठीक है, तो जो भी एंटरप्रेन्योर बन रहा है उसके अंदर इनोवेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. मतलब जो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं या एग्जिस्ट कर रही हैं उनको किसी नए तरह से देखने की एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में. ठीक है, कि हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं, हम कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हैं. ओके, देन अ लाइफस्टाइल. सो entrepreneurship is not an activity, it is a lifestyle. You live it. Okay, for example, an entrepreneur does not stop working when he or she leaves the organization. जब वो ऑफिस से या फैक्ट्री से निकल के घर जाते हैं तब उनका काम खत्म नहीं होता. ठीक है, हर वक्त उनके दिमाग में कुछ नया चल रहा होता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को चेंज कर सकता हूँ या कैसे अपने बिजनेस में कुछ नए डेवलपमेंट्स ला सकते हैं. ओके, ये सारी चीजें उनके माइंड में चलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली.
ऑलराइट, नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल। सबको समझ मैम, में आ गया? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। लाइफस्टाइल। ओके, लो, जब भी एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ऐसे सिचुएशन में हम कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप करना बंद नहीं करते, ठीक है? दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? बाय लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आसपास की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके, आसपास की चैलेंजेस को देखकर, कस्टमर की नीड्स को रिकॉग्नाइज करके हम बनते हैं एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो कभी भी एक एंटरप्रेन्योर हर वक्त इनोवेट कर रहा होता है या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है? तो जब भी मान लो मैं एंटरप्रेन्योर बनती हूँ, तो all the time I will try to improve my product, I will try to learn from the environment। मान लो मैं किसी पार्टी में गई, किसी सोशल गैदरिंग में गई, तो वहां पर भी मैं अपने जो भी लोग हैं, I will see them as customers and I will take their feedback कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या सोचना है, what do they want me to change in it। Okay, so an entrepreneurship is not just an activity, it is a lifestyle, you live it। Okay, अब समझ में आया? Yes or no? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी का क्या मतलब है? इससे फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जब ऑपरेट करते हैं, तो आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का भी पढ़ा नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, लीगल स्ट्रक्चर है कि लॉ क्या कहता है बिजनेस के बारे में, सोसाइटी के व्यूज हैं, सोसाइटी की ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है तो फिर तो अच्छी बात है, यू विल अंडरस्टैंड। तो पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? हमारे बिजनेस पे कुछ ना कुछ असर डालते हैं। ओके, मैम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? बोथ वेज। डायरेक्टली भी, जैसे अब मान लो हम सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी डायरेक्टली भी बिजनेस से इंटरेक्ट करती है जब वो प्रोडक्ट्स खरीदती है, फीडबैक देती है, ठीक है? और इनडायरेक्टली भी उसको इफेक्ट करती है। कैसे? मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट मत खरीदना, इट इज नॉट गुड इन क्वालिटी, राइट? वी डू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ मेरे सोसाइटी का या मेरे कस्टमर्स का मेरे बिजनेस पे। वो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को हार्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऑलराइट, तो उसी तरह से हर एक एस्पेक्ट, हर एक फीचर हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है? पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट करती है। बेटा माइक बंद कर लीजिए, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है? तो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है, लीगल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी इम्पैक्ट करती है, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब पार्टीज हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है या उन पे असर डालती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है? डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। यहाँ पर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, हम इसी तरह के एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है? ये एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है? इट इज नेवर कांस्टेंट। कभी भी क्या ऐसा होता है कि मैंने एक टाइप का प्रोडक्ट खरीदा तो मैं हमेशा वही टाइप का प्रोडक्ट खरीदूंगी? बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं या लॉयल रहते हैं। ओके, वी ऑल, इट इज ह्यूमन नेचर टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई नई चीजें ट्राई करना हमारे ये नेचर में होता है।
तो entrepreneur operates in a fast changing environment. Then confronts shattering and accelerating changes. एक entrepreneur हमेशा चीजों को डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट मुझे अफेक्ट कर रहा था, मैं उसी एनवायरनमेंट से लर्न करके, उसी एनवायरनमेंट से चीजों को सीख कर और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, या अपनी एक्टिविटीज को. खुशी पटेल, कैन यू प्लीज म्यूट? Okay, now I'll only mute you all. Constantly I'm saying that I'm not able to concentrate. All right. So environment oriented activity का मतलब हुआ कि हम constantly अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं, और किस तरह चेंज आता है, ये एनवायरनमेंट से सीख कर हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं. ठीक है, क्या क्या चीजें मुझे इम्पैक्ट कर रही है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम अगर मैंने किसी का प्रोडक्ट खरीदा एंड आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं अपना व्यू शेयर करूंगी दूसरे कस्टमर्स के साथ कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, यू शुड नॉट बाय इट. ठीक है, इस एक्टिविटी से एंटरप्रेन्योर इम्पैक्ट होता है. क्यों? क्योंकि उसका मार्केट शेयर गिरने लगता है, और इससे वो सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. देन नेक्स्ट हम आते हैं यूनिवर्सल एक्टिविटी पे. ओके, यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब है ये एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह अप्लाई होती है. ठीक है, आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज ट्राई टू डू something differently. You can try to study differently. You can try to make your assignments in a new way. ठीक है, नए तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया करने के लिए, तो आप उस असाइनमेंट को डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करें. दैट वुड बी इनोवेशन, दैट वुड बी एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो इट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी जो हर जगह अप्लाई होती है. ठीक है, हर जगह यूज होती है. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मोटिवेशनल एक्टिविटी. मोटिवेशनल एक्टिविटी मतलब एक एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमेशा खुद भी मोटिवेटेड रहे और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी मोटिवेटेड रखे. जैसे अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, अपने मैनेजर्स को, इन सब को मोटिवेट करने का भी काम एक एंटरप्रेन्योर का होता है. ठीक है, जैसे हमने बात की थी, आई एक्सप्लेन कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हाई अचीवमेंट एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे हमेशा कुछ बेटर करने की कोशिश करनी है. उसी तरह से बेटर करने के लिए आई शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड. मेरे अंदर वो एनकरेजमेंट, वो उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं कुछ बेटर करना चाहती हूँ. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दीज पॉइंट्स? इतनी बात सबको समझ में आई? कोई डाउट है तो भी पूछिए. चलिए, तो we'll move on. Okay, since nobody says anything, so I will assume. हाँ जी मैम, मोटिवेशनल एक्टिविटी कैसे हुई? एक एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज को और अपने आप को मोटिवेटेड रखें. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप से हम मोटिवेट कैसे रहते हैं? वी ट्राई टू डू न्यू थिंग्स. ठीक है, नई चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम बेटर बनाते हैं. जब भी मेरे साथ कुछ बेटर होगा, मान लो कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, या मेरा जो प्रोडक्ट है पहले ऑफलाइन सेल हो रहा था, अब मैंने ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया. ठीक है,
the success that I receive with it, that will motivate and that will encourage me to work even better, work even harder for it. Okay, so this is the way that एक entrepreneur motivated रहता है और अपने आसपास की situation, अपने आसपास के जो पार्टीज हैं जिनको वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे उनके कस्टमर्स हैं या उनके एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, इनको भी मोटिवेटेड रखते हैं. ओके, कंपेटिटर्स को भी मोटिवेट करते हैं. हाउ? मैंने कुछ बेटर किया तो ऑब्वियसली मेरा कंपेटिटर भी मोटिवेट होंगे कि हाँ वी शुड ऑल्सो डू समथिंग न्यू. जैसे जब पैंडेमिक सिचुएशन अराइज हुई तो आपने पहले से देखा होगा कि लाइफ बॉय और डेटॉल में बहुत ज़्यादा राइवलरी चलती है. एक प्रोडक्ट, अगर लाइफ बॉय कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है या कोई ऑफर अप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट पे, तो तुरंत वो उसी तरह का ऑफर आपको डेटॉल पे भी मिलेगा. ऑलराइट, सो ये कंपेटिटर्स हैं. जब एक कोई बेटर करने की कोशिश करता है तो दूसरा भी उससे ज्यादा बेटर करने प्रोडक्ट बनाने की लिए मोटिवेट होता है. ओके, सो कंपेटिटर्स को भी एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट करते हैं. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, चलिए. Please save your attendance. Okay. चलिए, we move on. Creation of resources. What does creation of resources mean? जब हम क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वी अज्यूम कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. कैसे? प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कैन एनीबॉडी डिफाइन प्रोडक्शन फॉर मी? मैम रॉ मटेरियल का यूज करके किसी फिनिश्ड गुड को प्रोडक्ट करना, बनाना. वेरी गुड. तो प्रोडक्शन मीन्स कि मैंने एक रॉ मटेरियल को इनपुट किया, उसे प्रोसेस किया और आउटपुट में कन्वर्ट किया. ठीक है, जब मैंने वो आउटपुट निकाला या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, इट इज अ रिसोर्स फॉर माय कंट्री, फॉर माय इकोनॉमी, फॉर माय कस्टमर्स. राइट, उसी तरह से द एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका भी क्या होता है कि दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. ठीक है, और उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं. जैसे मान लो कि मैंने फार्मर से ग्रेन्स खरीदे, वीट खरीदा. ठीक है, आई बाय दैट वीट. उस वीट सब समझते हैं, गेहूं. ठीक है, गेहूं खरीदा और गेहूं को मैंने फ्लावर में कन्वर्ट किया. फ्लावर मतलब आटा. ओके, तो मैंने आटा बनाया. उस आटे से फिर मैंने मान लो कि केक बनाए या बिस्किट्स बनाए. तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एडिंग वैल्यू. आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, देयर इज वैल्यू एडिशन टू समथिंग. ठीक है, तो जब हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो एंटरप्रेन्योर भी वैल्यू ऐड करता है. ठीक है, मान लो कि मैंने उसमें वैल्यू ऐड की, तो गेहूं क्या है, गेहूं का रेट डिफरेंट होता है. और अगर मैंने उसी गेहूं से आटा बना के उससे केक बनाया है तो उसका रेट डिफरेंट होगा. ठीक है, क्यों? वो केक भी उसी आटे से बना है, राइट, बट एक केक आपको डिफरेंट प्राइस पे मिलेगा और गेहूं आपको डिफरेंट प्राइस पे मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? द एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिंग वैल्यू एंड क्रिएटिंग रिसोर्स फॉर द कंट्री, फॉर द इकोनॉमी. ठीक, और इस रिसोर्स से वेल्थ भी क्रिएट होती है. अब जब वो केक कोई खरीदेगा कस्टमर तो वेल्थ जनरेट होगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने मान लो 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा और केक अगर हम परचेज करें तो एक अच्छी बेकरी से खरीदने पर मुझे कम से कम 500 रुपीज का 1 kg का केक मिलेगा. राइट, तो
there is so much value addition from wheat to cake. तो मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल को लेके उसमें वैल्यू ऐड की और वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश की. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ में आया कि क्रिएशन ऑफ एक बार और रिसोर्स कैसे बता होता है? दीजिए। ठीक है. क्रिएशन ऑफ रिसोर्स का मतलब हुआ कि मैंने अपनी जो भी मटेरियल या रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है उस रॉ मटेरियल से रिसोर्सेज क्रिएट किए. ठीक. अब रिसोर्स में कैसे क्रिएट करूंगी? फाइनेंस भी एक तरह का रिसोर्स है. ठीक है. फाइनेंशियल रिसोर्स मान लो कि मैं क्रिएट करना चाहती हूँ तो वेल्थ भी फाइनेंशियल रिसोर्स कहलाती है. वेल्थ मतलब क्या होता है? पैसा. राइट. तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसको बेचूंगी तो मुझे वेल्थ मिलेगी. वेल्थ मतलब पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. राइट. आई टेक सम रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस करती हूँ, फिनिश प्रोडक्ट बनाती हूँ और उस प्रोडक्ट को सेल करके आई जनरेट इनकम, आई जनरेट मनी. ठीक है, फॉर द इकोनॉमी. तो क्रिएशन ऑफ रिसोर्स का मतलब हुआ कि एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. जैसे हमने एग्जांपल लिया वीट का कि मैंने मान लो मेरी एक बेकरी है, मैंने आटा खरीदा या मैंने गेहूं खरीदा किसी फार्मर से, उस गेहूं से मैंने आटा बनाया और आटे से मैंने केक बनाकर सेल किया. ठीक है. तो गेहूं का रेट, गेहूं पर केजी प्राइस अलग होगा और केक का पर केजी प्राइस अलग होगा. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल के फॉर्म में गेहूं लिया और उसको प्रोसेस करके मैंने ट्रांसफॉर्म किया इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्स. रिसोर्स जिसको हम सेल कर सकते हैं. केक में बनाया, केक को हम सेल कर सकते हैं टू जनरेट इनकम और वेल्थ. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. All right, moving on to practice based knowledge. बेसिकली इसका मतलब नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस है. ठीक है. इसका व्हाट डू वी वांट टू से हियर इज कि बेस्ड ऑन नॉलेज व्हिच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो ऑल द एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हर एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करता है. ठीक है. मान लो मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आई विल नेवर वर्क अलोन. मैं अपने सीनियर्स से या मैं अपने एक्सपर्ट से जो मेरी बिजनेस में है बट पहले से काम कर रहे हैं या मेरी तरह का काम कर रहे हैं, आई विल ट्राई टू बी इन टच विद देम. मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगी कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बेटर बनाया है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ. और ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके, जो हम पढ़ रहे हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके अपने बिजनेस को बेटर या प्रॉफिटेबल बनाने की हम कोशिश करते हैं. ठीक है. तो बेस्ड ऑन नॉलेज वी एक्ट या वी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नॉलेज. जो भी मैं सीखती हूँ उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ. मैम, हाँ जी. मैम नाइदर वो साइंस नहीं होता, नाइदर वो आर्ट नहीं होता. नहीं, वो दोनों चीजें होती हैं. हम उसे आर्ट भी बोल सकते हैं, हम उसे साइंस भी बोल सकते हैं. कैसे? जब हम बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, राइट. तो क्रिएटिव एक्टिविटी में मुझे आर्ट भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना. जब मैं क्रिएटिविटी करूंगी, मैं कुछ नया क्रिएट करूंगी, कुछ इनोवेट करूंगी, दैट इज हाउ आर्ट वर्क्स. तो वो उसका आर्ट एस्पेक्ट है. ठीक है. प्लस हर एक प्रोडक्शन या हर एक नई क्रिएशन हमेशा किसी साइंटिफिक डिस्कवरी पे या किसी साइंटिफिक प्रोसेस पे बेस्ड होती है. कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो, चाहे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सारी चीजें बेस्ड होती हैं एक साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ वर्क पे. ठीक है. जैसे
मैंने प्रोडक्शन की बात की, तो प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल को इनपुट किया, प्रोसेस किया, फिर हमने आउटपुट निकाला। ये एक साइंटिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर है, इसलिए हम उसे साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी। ओके यस मैम। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्रिएटिव एक्टिविटी। तो क्रिएटिव एक्टिविटी के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्रिएटिविटी वो सिर्फ इस चीज में नहीं करता कि वो नया कुछ इनोवेट करे, बट क्रिएटिविटी यहाँ पे भी अप्लाई होती है जब एक एंटरप्रेन्योर नई अपॉर्चुनिटीज सर्च करता है। नई अपॉर्चुनिटीज कैसे, मान लो कि एक नीड अराइज हो रही है मार्केट में, कई सारे लोगों को एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। मान लो हम वाटर बॉटल्स के बारे में बात करें, ठीक है, मैंने वाटर बॉटल्स एक एग्जांपल लिया है ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक, मार्केट में अगर आप जाके वाटर बॉटल्स देखें, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, आपको किसी भी मटेरियल की बनी हुई, किसी भी शेप की, किसी भी साइज की बॉटल मिल सकती है। ठीक है, बट मान लो कि किसी पर्सन को एक डिफरेंट टाइप की नीड अराइज हुई कि उन्हें हेलमेट में बॉटल अटैच चाहिए। ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मेरे हेलमेट में बॉटल अटैच्ड रहे। ठीक है, तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रिएटिवली सोचकर एक नई तरह की नीड निकाली और उस नीड को सॉल्व करूंगी मैं विथ माय प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इनोवेशन करके उस नीड को सॉल्व करूंगी। तो एक्सप्लोरिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएटिविटी के अंदर आता है। देन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, हर एक एंटरप्रेन्योर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर, जब मान लो मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, ठीक है, और मैं ट्राई करूं कि मैं जॉब ढूंढूं, जब भी मैं जॉब सर्च करूंगी तो मैं सिर्फ एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दूंगी, मुझ अपने आप को। ठीक है, बट व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस, जब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी तो मैं कम से कम 10 पीपल, मैं कम से कम 10 लोगों को जॉब ऑफर करूंगी। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी। ओके, देन सर्चिंग फॉर न्यू टास्क, न्यू वेंचर्स, न्यू वेज ऑफ सेलिंग, ये सब चीजें क्रिएटिव एक्टिविटी में आ जाती हैं। ठीक, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो, Yes. लेट्स मूव ऑन। मैनेजमेंट इज अ टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होता है एज अ टूल। मैनेजमेंट एक्टिविटी, दी आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्यों हम अप्लाई करते हैं एज अ टूल इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैनेजमेंट जो है एक एजेंट है थ्रू विच एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस एंड प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जब भी एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसीजंस बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, जब भी मैनेजमेंट अप्लाई होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी सिमिलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जब मैं एक एंटरप्राइज स्टार्ट करती हूँ तब भी मुझे डिसीजंस लेने होते हैं कि भाई कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, व्हाट आर द न्यू चेंजेस आई वांट टू ब्रिंग इन माय बिजनेस। ठीक है, क्या क्या नया करना चाहती हूँ। जीएसटी की क्लास बेटा 11:40 के बाद ही होगी आप लोगों की क्लास, जो भी होगी अब, क्योंकि टाइम स्लॉट्स जो डिवाइडेड हैं वो इसी तरह से डिवाइड है। नॉट श्योर कि कैसे आप लोगों की शेड्यूल्ड है।
और सबकी क्लास है अभी जीएसटी की? यस मैम। Yes, ma'am. कौन लेता है बच्चे? मैम संगीता मैम। संगीता मैम लेती मैम है। हम लोग की नहीं है कोई क्लास अब, वो अब आप लोग मतलब कौन हैं? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा आज के दिन इस टाइम पे इंग्लिश मीडियम की ही क्लास होती है, ठीक है? सीए वालों की देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन और टैक्स की इंग्लिश मीडियम की एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास मैं लूंगी अब से हर फ्राइडे 11 o'clock to 11:40। समझ गए? हिंदी वालों की क्लास अन्नपूर्णा मैम लेती हैं, ठीक है ना? तो जो भी हिंदी वाले हैं वो जा सकते हैं अपनी क्लास के लिए। केवल टैक्स मैम वालों पर की टैक्स अभी की जीएसटी रहती है सीए वालों 11:30। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार मैम से पूछ लेना कि मैम मेरी 11:40 तक क्लास रहती है हम लोगों की, तो मतलब 11:40 से स्टार्ट होगी या 11:30 से, ठीक है ना? एक बार कंफर्म कर लेना मुझसे, ठीक है? चलो, तो एक काम करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है? सो दैट नोबडी मिसेस देयर क्लास। मैम चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम इसका जो डिस्क्रिप्शन है तो मैम वो कैसे लिखेंगे? बेटा, आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। आप लिख के मुझे दिखाइए। अगर आपका कुछ गड़बड़ होगा तो मैं उसको करेक्ट करवाऊंगी, ठीक है? और नहीं बनता है तो फिर तो भाई मैं दूंगी ही नोट्स आपको, बट आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई टू राइट इट इन देयर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अब से जैसे आपने स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हुए हैं तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कोई भी पॉइंट आपको कैसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो ट्राई करो लिखने की। अगर नहीं बनेगा तो हम तो हैं, ओके? यस यस मैम। चलिए, थैंक यू गर्ल्स, विल मैम कंटिन्यू बुक इन द। परचेज कर ली है, हाँ, मैम बुक परचेज कर ली है। कर ली है, ठीक है। तो बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं, बुक में से ही मैं पॉइंट्स पढ़ाती हूँ आपको। बुक में भी डिस्क्रिप्शन है, पर ट्राई करो कि खुद से लिखने की पहले कोशिश करो, फिर नहीं बनता है या कंफर्म करो कि बुक में क्या है और आपने क्या लिखा है, ठीक है? यस मैम। चलिए, थैंक एक्सक्यूज यू। मी मैम। हाँ हाँ Thank हाँ, you. बोलो। मैम कौन सी बुक लेनी है? बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है? आप नॉर्मली इससे भी पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको नोट्स दूंगी। वैसे अगर आप परचेज करना ही चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर की बुक आती है, कैलाश पुस्तक सदन की, ठीक है? यस मैम। चलिए, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे मैम।